खबरों में सबसे पहले बात यूपी से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में पूर्वांचल के 7 जिलों की 49 सीटों के लिए प्रचार कार्य आज थम जाएगा। इस चरण में बीजेपी सांसद महंत आदित्यनाथ के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर और माफिया राजनेता मुख्तार अंसारी के क्षेत्र मऊ, केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के संसदीय क्षेत्र देवरिया में चुनाव पर खास नजर रहेगी। छठे चरण में नेपाल से सटे महाराजगंज और कुशीनगर के साथ साथ गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिलों की 49 सीटों पर आगामी 4 मार्च को मतदान होगा। इस चरण में 77,84,000 महिलाओं समेत करीब 1,72,00,000 मतदाता कुल 635 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर सकेंगे। इसके लिए 17,926 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साल 2012 में इन सीटों पर से सपा की बात करें तो 27, बसपा ने 9, बीजेपी ने 7 और कांग्रेस ने 4 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीटें अन्य के खाते में गई थी। इस चरण में सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार गोरखपुर सीट से हैं, जबकि सबसे कम 7 उम्मीदवार मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। 2012 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने इनमें से 9 सीटें जीती थी। छठे चरण में सांसद आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कलराज मिश्र की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। तो आज शाम प्रचार थम जाएगा छठे चरण के लिए और पूर्वांचल के लगभग 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 635 प्रत्याशी इस बार पूर्वांचल के इन 49 सीटों से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महिला मतदाताओं की बात करें तो 77,84,000 महिला मतदाता हैं, जबकि 1,72,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उम्मीदवारों की बात करें, सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार गोरखपुर सीट से किस्मत आजमा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ, कलराज मिश्र की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी है। विक्रम हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रम, आज प्रचार थम जाएगा, ऐसे में कितना जोर आज देखने को मिलेंगी सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से? देखिए, अगर देखा जाए तो आज निश्चित तौर पर जो प्रचार है वो छठे चरण का वो शाम 5 बजे से थम जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर गोरखपुर मंडल की बात किया जाए तो यहाँ पे जो कद्दावर नेता हैं यानी योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा कलराज मिश्रा, स्मृति ईरानी मऊ और बनारस जोन में जो है जाकर चुनाव प्रचार करेंगी। इसके साथ में अगर देखा जाए तो तमाम और भी कद्दावर नेता जैसे मायावती है, मायावती की 2 रैलियां प्रस्तावित हैं सोनभद्र की तरफ। और इसके साथ अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जो है वो भी इस बार इन लोगों को देख करके और एडीआर की जो रिपोर्ट आई हुई है उसके अनुसार सबसे ज्यादा दागी चेहरे जो है इस बार छठे चरण के चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो अभिलाषा, साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि प्रतिष्ठा का सबब बना हुआ है ये छठे चरण का मतदान, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा यहाँ पर फंसी हुई है। 5 बार से लगातार सांसद है और गोरखपुर मंडल का दारोमदार उनके ऊपर आता है। गोरखपुर मंडल के साथ साथ आसपास की पूर्वांचल की सीटों का भी दारोमदार वही के कंधों पर आता है। इसके साथ में कलराज मिश्रा जो है वो केंद्रीय मंत्री है बगल के देवरिया से, तो वहाँ उनके ऊपर भी दारोमदार आता है कि देवरिया की तकरीबन 7 सीटें जो है उनको जीत करके वो लेके आए। जिसके साथ अगर देखा जाए तो स्मृति ईरानी हाई प्रोफाइल स्टार प्रचारक है, उनका भी उनके ऊपर उनके कंधों पर भी काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। मायावती जो है वो बसपा क्योंकि अकेले चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है तो उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है। हालांकि बसपा की ओर से अगर देखा जाए तो मऊ की सदर सीट से मुख्तार अंसारी, जिनके ऊपर तमाम आरोप लगे हुए हैं, वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे हाई प्रोफाइल चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में एक तरीके से ताल ठोकेंगे। और इसके साथ अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी है गुलाम नबी आजाद, वो आज रोड शो करेंगे गोरखपुर में। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके फेवर में माहौल तैयार किया जाए और उनको आने वाले समय वोट में तब्दील किया जाए। जी बिल्कुल, यही कोशिश आज होगी सभी की। और ये छठा दौर जो है वो बेहद अहम माना जा रहा है विक्रम। ज़्यादातर अहम सीटें हैं यहाँ पर गोरखपुर की अगर हम बात कर लें। ऐसे में कैसे देख रहे हैं मुकाबले को? त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए साख दांव पर है। देखिए, सीधे तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला जरूर है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी अपने 14 साल के वनवास को यहाँ पर खत्म करने की फिराक में है। जिसको लेकर के अगर देखा जाए तो तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों की जो फहरिस्त है वो चुनावी मैदान में उतार दी गई है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबको सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है, यानी जो जिस एरिया
का नेता है और जिस कैडर का नेता है उस कैडर में जाकर के चुनाव प्रचार करे। हर जाति को लुभाने की विशेष तरीके से कवायद की जा रही है। अगर आप देखें तो ठाकुरों में अच्छी लॉबिंग करने के लिए राजनाथ सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ठाकुर बाहुल्य इलाके जैसे बांसगांव, गोरखपुर में एक इलाका आता है। इसके अलावा देवरिया में अगर देखा जाए तो देवरिया सदर की जो सीट है वहां पे क्षत्रिय प्रत्याशी उतारा गया है। ठाकुर बाहुल्य इलाका है, ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है। तो इन तमाम जगहों पर राजनाथ सिंह को चुनाव प्रचार की कमान थमाई गई है। कलराज मिश्रा देवरिया से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। ब्राह्मण इस तरीके से देखा जाए तो ब्राह्मण चेहरे को लेकर के आगे किया गया है। ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश की गई है, उनको भी चुनाव प्रचार में लगाया गया है। ईरानी को लगाया गया है। इस साथ में अगर देखा जाए तो मायावती आज चंदौली और भदोही में जाकर चुनाव प्रचार करेंगी, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और वहां पर कोर वोटर जो है वो कहीं ना कहीं आपको बता दें अभिलाषा की वो जो है वो अभी तक समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स हुआ करते थे। कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस के कोर वोटर हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश ये मायावती की ओर से की जा रही है कि इन जनसभाओं के जरिए बुनकरों के ऊपर डोरे डाले जाए और उनके पक्ष में माहौल तैयार करके अपनी पक्ष का वोट कराया जाए। जी चलिए विक्रम, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। तो फिलहाल यूपी का चुनावी संग्राम अब पूर्वांचल की जमीन पर पहुंच चुका है और इस दौर पर सभी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। ये आखिरी 2 चरण हैं जो यूपी की सत्ता का सरदार तय कर देंगे और पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी इस क्षेत्र में होने की वजह से बीजेपी की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। लिहाजा बीजेपी ने इस दौर के लिए यहाँ स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतार दी है। मोदी सरकार के कई मंत्री कई दिनों पूर्वांचल में डेरा डाले हुए हैं और पूर्वांचल में बीजेपी को बीएसपी और सपा से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। यूपी का सियासी दंगल अब पूरी तरह से पूर्वांचल में सिमट गया है। आखिरी 2 दौर का मतदान इसी इलाके में होना है। विकास की दौड़ में पिछड़ा पूर्वांचल जातीय गणित के लिहाज से भी बेहद उलझा हुआ है। साल 2007 में जहां इस क्षेत्र में मायावती को सत्ता की कुर्सी पर बिठाया, जबकि 2012 में पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का डंका बजा। 2014 लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ को छोड़कर पूरे पूर्वांचल में विजयी पताका फहराने वाली बीजेपी अब विधानसभा चुनावों में भी उसी करिश्मे को दोहराने की कोशिश में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ की वाराणसी सीट से सांसद है, लिहाजा पार्टी के ऊपर अपने प्रदर्शन को दोहराने का दबाव है। यही कारण है कि पूरा का पूरा मोदी मंत्रिमंडल यहाँ प्रचार के लिए मैदान में उतर आया है। तमाम बड़े नेता हैं वो अब काशी पहुंच रहे हैं। अरुण जेटली हो, स्मृति ईरानी हो, नितिन गडकरी हो या फिर मनोज सिन्हा, सभी जो है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में डेरा डाल चुके हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ तमाम नेताओं ने यहाँ डेरा डाल दिया है। मोदी सरकार में शामिल यूपी कोटे के मंत्री और खासकर पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले मंत्री यहाँ लगातार गांवों की धूल फाक रहे हैं। जो बीजेपी की तरफ से जो प्रधानमंत्री की जनसभा यहाँ पर जो रखी गई है उसमें भीड़ पहुंचे पूरी तरीके से और एक ग्रैंड शो बीजेपी की तरफ से इसको प्लान करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसी के मद्देनजर तमाम जो बड़े नेता हैं वो वाराणसी पहुंच रहे हैं और लगातार जो है वो तैयारियों का दौर भी चालू है। पूर्वांचल को लेकर बीजेपी की तैयारी इस तरह से समझी जा सकती है कि देवरिया और महाराजगंज में रैली के बाद अब 3 मार्च को प्रधानमंत्री मिर्जापुर में होंगे, तो वहीं 4 मार्च को जौनपुर में चुनावी सभा को पीएम संबोधित करेंगे। 4 मार्च की शाम को मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और फिर 5 मार्च को काशी में उनका रोड शो होगा। यानी यूपी चुनाव के आखिरी दौर में वो सारे चुनावी रंग देखने को मिलेंगे जो अब तक देखने नहीं मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रम, आज आखिरी दिन है प्रचार का, सभी पार्टियों का जोर भी देखने को मिल रहा है। किस तरह से हम देखें पूर्वांचल में सबसे अहम फैक्टर क्या रहने वाला है इस बार के चुनाव में? देखिए, पूर्वांचल का अहम फैक्टर अभिलाषा इस बार भी विकास का ही मसला है, क्योंकि यहाँ पर अगर पूर्वांचल देखा जाए तो पूर्वांचल अब एक ऐसा बीमार इलाका बन चुका है जिसको अब कराने में भी दर्द हो रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जापानी इंसेफ्लाइटिस की जो बीमारी है पूर्वांचल में एक अभिशाप के तौर पर देखने को मिलती है। इसके साथ अगर देखा जाए तो सड़कों का संजाल बिछाने की बात कही गई, सड़कों के संजाल में नहीं बिछाया गया है। लाइट में कोई बहुत ज्यादा खुशहाल नहीं आया हुआ है। इसके साथ अगर देखा जाए तो तमाम बुनियादी सुविधाएं जिसका अभाव अभी तक पूर्वांचल में बना हुआ है। हालांकि बातें और दावे तमाम किए गए, यहाँ पे तमाम मुख्यमंत्री जो है वो बन करके आए, इसके बावजूद यहाँ पर जो है विकास की जो गंगा है वो यहाँ से कोसों दूर होकर के बहती है। अभिलाषा, यहाँ पर सबसे मूल फैक्टर जो है वो अब भी विकास ही रहने वाला है। जातिगत आंकड़ों के आधार पर जरूर यहाँ पर लोग बटे हुए हैं, लेकिन जब वोट बारी आती है तो कहीं ना कहीं विकास इन लोगों के दिमाग में जरूर रहेगा। दूसरी बात अगर देखा जाए तो इसके साथ में जैसे जो एम्प्लॉयमेंट की बात कही जाए, शुगर मिल्स यहाँ पर कभी
घटना की वजह से यहाँ पर जो चीनी मिल्स बंद हो गई, उसको लेकर के जनता के बीच में बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा आक्रोश है। वो भी इस बार मुद्दा बना हुआ है और जनता ने इस बार अपने दिमाग में बिठा लिया है कि आखिर जो उनका रहनुमा बनेगा वो इन सारी चीजों को पूरा करेगा, तभी उनको वोट मिलेगा। तो ये तमाम ऐसे छोटे बड़े मसले हैं जिनको लेकर के जनता 4 तारीख को वोट करेगी। अभिलाषा जी बिल्कुल, विक्रम बने रहेगा हमारे साथ। जैसा कि विक्रम बता रहे थे कि विकास ही वो बड़ा मुद्दा है पूर्वांचल में, जिसके बल पर मतदान करेंगे वहां पूर्वांचल के मतदाता। इधर एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक छठे चरण में बीएसपी ने सबसे ज्यादा दागियों को तो बीजेपी ने करोड़पतियों पर दांव खेला है और छठे चरण में 20% अपराधी और 25% करोड़पति चुनाव मैदान में है। अपराधियों को टिकट देने के मामले में बसपा 49% के साथ सबसे आगे है तो बीजेपी 40% के साथ दूसरे नंबर पर। इसके अलावा छठे चरण में सपा से 38 और कांग्रेस से 30% दागी चुनाव मैदान में है, जबकि 17% प्रत्याशियों पर हत्या की कोशिश, अपहरण और महिला हिंसा जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले प्रत्याशी 30% अपराधी मैदान में है। सबसे ज्यादा अपराधी छठे चरण में विभिन्न राजनीतिक दलों ने 20% अपराधी तो 25% करोड़पति चुनाव मैदान में उतारे हैं। अब तक हुए 5 चरण के चुनाव में देखें तो ये औसत सबसे ज्यादा है। और विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, जैसा कि जानकारी है कि 5 चरण से सबसे ज्यादा इस बार बाहुबलियों को उतारा गया है छठे चरण में और साथ ही करोड़पति भी सबसे ज्यादा हैं। क्या इसका एक बड़ा असर पड़ेगा मतदाताओं के मनोस्थिति पर भी, और दूसरी तरफ चुनाव को किस तरह से ये इन्फ्लुएंस कर सकता है? देखिए, जनता को ये तय करना है और जनता ने अपनी तय कर लिया है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो बाहुबली है या फिर आपराधिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, ये जो चुनाव को जीत जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जनता की जो डिमांड होती है, जनता की जो मांग होती है, उसके अनुरूप काम नहीं करते हैं। कभी कुछ लोग मऊ से आए हुए थे, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने हम लोग अपनी आवाज किसके जरिए उठवाएं, हमारा जनप्रतिनिधि जो है वो 7 सालों से जेल में बंद है। तो अभिलाषा, इस बात से समझा जा सकता है कि जनता ने मन बना लिया है। जनता उन्हीं जनप्रतिनिधियों को पसंद करती है जो उनके बीच का है, जो उनके साथ रहता है। इसके अलावा देखा जाए तो इस बार जो है एडीआर की जो रिपोर्ट आई है, उस एडीआर के रिपोर्ट के जरिए ये दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने करोड़पतियों पे दांव लगाया है, तो अन्य सियासी दलों ने करोड़पतियों के साथ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर ज्यादा तरजीह देने की बात कही है। इसके साथ अगर देखा जाए तो इस बार जो राजनीतिक शिक्षा की बात करते हैं कि तमाम सियासी दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, जिनके ऊपर जिनके कार्यकाल में तमाम दंगे हुए हैं, या फिर यूँ बात करें कि नरेंद्र मोदी है भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक शिक्षा की बात करते हैं और कहते हैं कि राजनीति जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। कांग्रेस समाज पार्टी की जो नेता है वो ये कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मुख्तार अंसारी को शामिल कराती है और अपनी पार्टी को टिकट दे करके अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, जनता को इस पर सोचना होगा, देखना होगा कि आखिर ये जो सियासी दल है वो किस तरीके की रणनीति बनाते हैं। और इसके बाद जो एडीआर की रिपोर्ट है उसको कहीं ना कहीं सार्वजनिक करने की आवश्यकता भी है, जनता के बीच में ले जाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जनता जो है अपनी कहीं ना कहीं जिन लोगों के मोहपाश में फंस जाती है। तो पूर्वांचल की एक अजीब सी विडंबना है अभिलाषा, यहाँ पर जो रौला देखने की बात कही जाती है, एक मैं स्पेसिफाइड टर्म यूज करता हूँ, रौला। यहाँ पर जो दबंगई की परिभाषा होती है कि आपके पीछे 3-4 गनर्स हो तो आप यहाँ पे दबंग माने जाते हैं, उसको देख करके पूर्वांचल की जनता थोड़ी सी हट जाती है, थोड़ा सा उसका दिमाग बच जाता है और वो उसके पक्ष में वोट कर देती है। इससे हटना होगा, इसको अलग करना होगा और विकास को ध्यान में रखते हुए वोट करना होगा। अभिलाषा, चलिए विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। और इधर राहुल गांधी आज पिंडारा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वाराणसी के पिंडारा में मौजूदा कांग्रेस विधायक अजय राय का कहना है कि उनके मुकाबले में यहां कोई नहीं है, लेकिन इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अवधेश सिंह मोदी के नाम के भरोसे अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अवधेश सिंह इससे पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और अजय राय 3 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। अब दोनों अपनी अपनी पार्टियां बदलकर एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी महाराजगंज में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, अजय राय की टक्कर है बीजेपी के प्रत्याशी से, राहुल गांधी पहुंच रहे हैं उनके लिए वोट मांगने के लिए, कैसे देखें इस सीट पर कैसी टक्कर? देखिए, अगर देखा जाए तो राहुल गांधी आपको चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं और अजय राय की स्थिति, चूंकि पूर्व विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में भी है, तो इनकी स्थिति काफी बेहतर है वहां पर। और एक तरीके से माहौल अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के प्रधानमंत्री की साफ खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में रेट जो है वो हाइक किए गए हैं, 86 रुपए तक गैस का दाम बढ़ा हुआ है, कांग्रेस इस मसले को मुद्दा बना
बना रही है और इसको लेकर के जन समर्थन भी लोगों का मिल रहा है, क्योंकि जो पूर्वांचल की इलाके की अगर बात करें तो गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, इसके अलावा वाराणसी की अगर बताया तो बनारस और चंदौली, इन तमाम जगहों पर जो एक तरीके से कांग्रेस ने मुहिम छेड़ी हुई है वो छेड़ी है उज्ज्वला योजना के जरिए। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना पे अपनी जीत थपथपा रहे हैं, उनके खिलाफ केंद्रीय मंत्री जो है, तमाम नेता जो है जीत थपथपा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो रेट हाइक किए गए हैं होली के त्योहार से 10 दिन पहले, उसको लेकर के मुद्दा अपनाना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अब जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो वहां पर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार के जरिए ये संदेश देने की जरूर कोशिश होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है कांग्रेस का, और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से विकास की एक काम करने की बात कही है या फिर पिछले सरकार में जिस तरीके से विकास किया है उसको एक तरीके से रणनीति के तहत निकालते हुए, बनाते हुए, क्योंकि मेट्रो लखनऊ के भीतर दावा किया जा रहा है कि मेट्रो चला दी गई है, वाराणसी के भीतर मेट्रो नहीं चलाई गई है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के राहुल गांधी निश्चित तौर पर उन पर निशाना साधेंगे और निशाना साधने के साथ जनता को अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। दूसरी बात अगर देखा जाए तो राय जिस तरीके से राय जो है वो भूमिहार बाहुल्य इलाका है, वाराणसी का पिंडरा वाला इलाका जो है, वहां पर उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए और जो भूमिहार बिरादरी है उसको अपने फेवर में लाने के लिए एक तरीके से खास मुहिम भी चलाई गई है, जहाँ पर समाज वर्ग दलित का एक माहौल तैयार किया गया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जब भी वहां पर जाते हैं तो वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस भाईचारा कमेटियों के जरिए जनजन के लिए कमाई करती है। ये इनका मुहिम जो है पिछले 1.5 साल से ही शुरू हो चुका था। तो अभिलाषा ये समझने वाली बात होगी, क्योंकि भाईचारा कमेटियों के जरिए जितने भी छोटे बड़े जो जातियां हैं उनको कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़े जाने की कवायद की जा रही है। तो अभिलाषा इसके जरिए इसका एडवांटेज भी कहीं ना कहीं अजय राय को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिलाषा जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था के ताजा आंकड़े आने के बाद से न केवल अपनी पीठ थपथपाई बल्कि हार्वर्ड बनाम हार्ड वर्क का जुमला गढ़कर एक ही वाक्य में अमर्त्य सेन, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को लपेटे में ले लिया। उन्होंने इन अर्थशास्त्रियों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो अपने हार्डवर्क से देश की अर्थव्यवस्था को बदलने में जुटे हुए हैं। उन्होंने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के जारी किए आंकड़ों के बारे में कहा कि पिछली सरकारें भी CSO के आंकड़ों को आधार बनाती रही हैं। जहां राहुल गांधी के दरबारी उनके सलाहकार बन गए हैं, वहीं पीएम मोदी के सलाहकार अब उनके दरबारी बन गए हैं। कोई उन्हें भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बेजा इस्तेमाल की बात कहने की हिमाकत नहीं कर पाता। नतीजा यह है कि महाराजगंज की चुनावी रैली में जनता जनार्दन को वो अपनी कड़ी मेहनत के बारे में जोश जोश में बड़ी बात कह गए। कोई कह रहा था 2% GDP कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% GDP कम हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवेयर का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि बड़ी मेहनत के सामने किताबी ज्ञान पानी भरती है। अगर कड़ी मेहनत से ही सब कुछ होता है तो आर्थिक विशेषज्ञों, सलाहकारों का खर्च भी बचेगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बहाने मोदी नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन पर निशाना साध रहे थे। अमर्त्य सेन ने कहा था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार और काले धन पर कोई रोक नहीं लग पाएगी, लेकिन पीएम को इससे राजनीतिक फायदा इसलिए मिल सकता है क्योंकि गरीब लोग इस बात से खुश होंगे कि अमीरों के बुरे दिन आ गए हैं। हो सकता है कि पीएम मोदी को अमर्त्य सेन से ज्यादा अर्थशास्त्र की समझ हो, लेकिन उनका पद इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो अपनी तुलना अमर्त्य सेन से करें। पीएम मोदी जिन आंकड़ों के दम पर इतना दम भर रहे हैं वो सरकारी संस्था के आंकड़े हैं, लेकिन मोदी इन्हीं आंकड़ों के दम पर दम भर रहे हैं। सत्य बाहर आकर के रह गया तो अब क्या कह रहे हैं? आंकड़े कहां से आए? क्या पता ये आंकड़े सच है कि झूठ है? सभी सरकारों में आंकड़े जहां से आते हैं, हमारी सरकार में भी वहीं से आंकड़े आते हैं। सवाल नोटबंदी से नफे नुकसान का नहीं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा का है।
पिछले 2.5 साल से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि 2014 में मोदी सरकार के बनने से पहले देश में विकास का कोई अता पता तक नहीं था। पीएम मोदी हर भाषण में 70 साल का जिक्र छेड़कर खिल्ली उड़ाते रहे हैं, जबकि देश के अजात शत्रु पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे देश के पुरुषार्थ की खिल्ली उड़ाना बताया था। चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए, सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए और पुरानी सरकार की नीतियों में आलोचना करने के लिए लायक बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दे। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। बहरहाल नोटबंदी का असर मुद्दा नहीं। पीएम के बयान से संदेश ये जा रहा है कि वो अमर्त्य सेन से ज्यादा ज्ञानी हैं और हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा और किताबी ज्ञान दिया जाता है और अनुभव के सामने ये ज्ञान बेमानी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये इसी अज्ञान का ही परिणाम है कि चंद हजार चोरों को पकड़ने के लिए आपने 125 करोड़ लोगों को और उनके पैसों को 2 महीने से ज्यादा वक्त तक बंधक बनाकर रखा था। दरअसल मामला बड़बोलेपन का है। पीएम मोदी अपनी तुलना कृष्ण से कर चुके हैं। उनके समर्थकों ने उन्हें शिवरात्रि पर शिव के अवतार के रूप में भी पेश किया है। वो सिख धर्म में भी अपना रिश्ता बताते हैं तो मां गंगा ने उन्हें बुलाया है और वे यूपी के गोद लिए बेटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। रामजस कॉलेज में हुई हिंसक झड़प के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में सियासी दंगल जारी है। लेफ्ट संगठनों के विरोध मार्च का जवाब देने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और एबीवीपी ने आज प्रदर्शन करने का फैसला किया है। एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ से सेमिनार बुलाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की भी मांग की है। एबीवीपी का कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर भारत को तोड़ने के खिलाफ हम हमेशा खड़े रहेंगे। इससे पहले लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों ने खालसा कॉलेज से 8 फैकल्टी तक विरोध मार्च किया था। बुधवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर मुट्ठी भर एबीवीपी के छात्र इकट्ठे हुए और जोर शोर से डीयू में कथित भारत विरोधी नारे लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब दिल्ली के रामजस कॉलेज में पिछले दिनों जेएनयू के छात्र उमर खालिद को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। उमर खालिद पर पिछले साल देशद्रोह के आरोप लगे थे। एबीवीपी ने उमर को बुलाए जाने का विरोध किया और हालात हिंसक हो गए। कई लोगों को चोटें आई और इसके बाद दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज के छात्र गुरमेहर कौर का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें उसने कहा था कि वो एबीवीपी से नहीं डरती। दिल्ली यूनिवर्सिटी में राष्ट्रवाद पर छिड़े दंगल मामले में सियासत तेज होती दिख रही है। अब इस दंगल में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी कूद पड़े हैं। उन्होंने गुरमेहर कौर के उस बयान पर ऐतराज जताया जिसमें उन्होंने पिता की मौत के लिए पाकिस्तान के बजाय जंग को जिम्मेदार ठहराया था। विज का कहना था कि इस बयान का समर्थन करने वाले लोग पाकिस्तान के हिमायती हैं और उन्हें सरहद पार भेज देना चाहिए। की बेटी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे, ये उचित नहीं है। बिल्कुल जो लोग गुरमेहर कौर का समर्थन कर रहे हैं वो प्रो पाकिस्तानी हैं और ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दे शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संग्राम जारी है और दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में हुई हिंसा को लेकर देश के राजनीतिज्ञ बुद्धिजीवी वर्ग 2 वर्गों में बंट गए हैं। इस हिंसा के लिए एबीवीपी को जिम्मेदार बताते हुए डीयू की छात्रा गुरमेहर के सोशल मीडिया में विरोध की टिप्पणी पर बीजेपी सरकार के मंत्री जमकर हमला बोल रहे हैं। वहीं विपक्ष को भी इस बहाने संघ और बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। शहीद की बेटी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे, ये उचित नहीं है। बिल्कुल जो लोग गुरमेहर कौर का समर्थन कर रहे हैं वो प्रो पाकिस्तानी हैं और ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दे शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री। बात कहां से कहां पहुंच गई। एक शहीद की बेटी ने बोलने की आजादी को लेकर एबीवीपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर चंद लाइनें क्या लिख दी, बात पाकिस्तान तक पहुंच गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने तो मोर्चा ही खोल दिया। उसके बाद तो देशभक्ति के नाम पर शारीरिक और वाणी की हिंसा करने वालों ने सच्चे देशभक्तों के परिवारों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिन्होंने वतन के लिए कुर्बानियां दी।
गुरमेहर की पोस्ट पर वीरेंद्र सहवाग ने पहले तो मजाक किया, लेकिन बाद में उसकी तारीफ भी की। गौतम गंभीर ने तो खुलकर गुरमेहर को समर्थन दिया। बात कहां से कहां तक पहुंच गई। विपक्षी पार्टियां भी मैदान में उतर आईं। सीपीएम का आरोप है कि आरएसएस और संघ अपने राष्ट्रवाद को देश प्रेम से जोड़ते हुए ऐसी किसी भी बहस पर आग में घी का काम करते हैं। इसी बहाने वो आम लोगों को गुमराह करते हैं तो विरोधियों की होठबंदी करते हैं। विपक्षियों को हैरानी है कि महात्मा गांधी की हत्या के खिलाफ मिठाई किसने बांटी थी। हमारे देश का कानून का पालन करवाने के लिए संस्थाएं हैं, पुलिस से लेकर कई सारे, उनको अपना काम करने दीजिए। कौन देशभक्त है कौन नहीं है ये हमारा संविधान डिफाइन करता है, आपकी मनमानी नहीं। बात कहां से कहां तक पहुंच गई। बात उमर खालिद से शुरू हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेमिनार में जेएनयू के राष्ट्रद्रोह के आरोपी छात्र उमर खालिद को बुलाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उमर खालिद को जमहूरियत के फायदे तो चाहिए, लेकिन मुल्क के कायदे कानून पर यकीन और वतन परस्ती पर उनका रुख साफ नहीं। ऐसे में वाम दलों का उमर खालिद के बहाने बोलने की आजादी का नारा बुलंद करना बेमानी लगता है। अलगाववाद के हिमायतियों के लिए बोलने की आजादी की लड़ाई लड़ने से आम हिंदुस्तानी की हमदर्दी जीतना मुश्किल है, लेकिन गुरमेहर के बयान ने इस लड़ाई को बड़ा बना दिया। उसे बलात्कार की धमकी देने वालों ने नकली देश प्रेमियों का चेहरा उजागर कर दिया। रातों रात ऑनलाइन हमलावरों की फौज इंटरनेट पर उतार दी गई, लिहाजा सियासी दल भी अपनी हसरतें लेकर जंग में कूद पड़े। क्या बोलने और लिखने की जो आजादी है उसमें ऐसी बात कहने की भी आजादी है जिससे किसी को कथाकथित तौर पे ठेस पहुंचे, और अगर किसी को कथाकथित तौर पर ठेस पहुंचती है तो कानून में ऐसे प्रावधान हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। हिंसा पे उतारू होना तो संविधान या कानून इजाजत नहीं देता। सेना की शहादत की आड़ में वोट बटोरने वाली पार्टी के छात्र संगठन अब देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, लेकिन देशभक्ति ऐसा नारा है कि इसके आगे हर तर्क, हर दलील बेमानी हो जाती है। राष्ट्रवाद की खाल ओढ़कर जितनी चाहे उतनी दहशत फैलाई जा सकती है। दिमाग के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है। गलत को सही बताया जा सकता है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि अभिव्यक्ति की आजादी और अलगाववाद के रास्ते अलग अलग हैं, क्योंकि देश की एकता और अखंडता के नाम पर कोई भी समझौता किसी को मंजूर नहीं होगा। योगेश सोमकुमार, एपीएन। और इधर बिहार के जूता कांड को लेकर आरोपी मंत्री ने माफी मांग ली है, लेकिन बीजेपी अपने रुख से टस से मस होने को तैयार नहीं। बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता अब्दुल जलील मस्तान की पीएम मोदी के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी और उनकी तस्वीर के साथ बदसलूकी के मामले को लेकर बीजेपी आक्रामक हो गई है। बिहार विधानसभा में इसे लेकर बुधवार को काफी हंगामा हुआ। बीजेपी मंत्री की बर्खास्तगी की मांग पर अड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मंत्री और कांग्रेस नेता अब्दुल जलील मस्तान की निंदा की है। एक ओर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दिल्ली विश्वविद्यालय में हंगामा मचा है, तो दूसरी ओर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर शर्मनाक तस्वीर दिखाई दी। बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री अब्दुल जलील मस्तान की सभा में पीएम मोदी की फोटो के साथ बदसलूकी करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंत्री की माफी के बावजूद बीजेपी इस मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। अगर मेरे बयान से या हमारे लोगों के बयान से किसी को ठेस लगी है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। संवैधानिक पद पर बैठा किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारा अनादर नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए जलील मस्तान जी ने कहा कि कोई बयान उन्होंने दिया उससे अगर ठेस पहुंचा तो हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, सॉरी व्यक्त करते हैं। तस्वीरों में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो बेशर्मी से भरा तो है ही, इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी घटना की निंदा की है और मंत्री से माफी मांगने को कहा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी घटना को निंदनीय बताया। हालांकि बीजेपी की मांग है कि वो आरोपी मंत्री को बर्खास्त करें। बीजेपी ने इस मामले को लेकर सड़क से सदन तक हंगामा किया। इन सब चीजों से, ऐसे शब्दों से उनको परहेज करना चाहिए था, और हालांकि मंच पे ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। पॉलिटिकल जो भी है, अपने कोई भी बात करने का तरीका हो तो उसका एक तरीका होता है, लहजा होता है, उस लहजे में भी आप कह सकते थे।
नीतीश कुमार से हम मांग करते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी जो की है और ऐसे लोग, ऐसे मंत्री को सरकार विलंब बर्खास्त करे। यदि सरकार बर्खास्त करने की घोषणा नहीं करती है तो सदन हम चलने नहीं देंगे, ऐसे लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे हम। दरअसल घटना 22 फरवरी की है, जब पूर्णिया जिले में मंत्री अब्दुल जलील मस्तान नोटबंदी के खिलाफ अपनी पार्टी कांग्रेस के जन वेदना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस रैली में मंत्री जी नोटबंदी की आलोचना कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इधर बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर का दाम अब 86 रुपए बढ़कर 737 रुपए 50 पैसे हो गया है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में ये अब तक का सबसे बड़ा एक मुश्त इजाफा है। बिना सब्सिडी वाले 14 किलो के सिलेंडर का दाम अब तक 651 रुपए 50 पैसे था। पेट्रोलियम कंपनियों ने कीमतों में इस इजाफे के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने को वजह बताया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों के साथ के दाम अक्टूबर 2016 के बाद से बढ़ रहे हैं और इसी वजह से 1 फरवरी को भी गैस सिलेंडर के दाम में 66 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। सितंबर 2016 में LPG सिलेंडर की कीमत 466 रुपए 50 पैसे था और तब इसे लेकर अब तक गैस सिलेंडर के दामों में 6 बार इजाफा किया जा चुका है। पिछले साल सितंबर के बाद से अब तक ये 58% यानी कि 271 रुपए महंगा हो चुका है। इधर प्राइवेट सेक्टर के लीडिंग बैंक HDFC ने बुधवार को होम ब्रांच में फ्री कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट 4 कर दी है, जबकि देश का सबसे बड़ा बैंक SBI 1 अप्रैल से होम ब्रांच में हर महीने 3 से ज्यादा फ्री कैश ट्रांजैक्शन नहीं करने देगा। यानी इन बैंकों में इससे ज्यादा कैश लेन देन पर हर ट्रांजैक्शन के लिए 50 से 150 रुपए तक चार्ज देना होगा। बैंकों के ये कदम कस्टमर पर बोझ बढ़ाने वाले बताए जा रहे हैं। नोटबंदी के बाद अब आम आदमी पर और मार पड़ रही है। देश भर के तमाम निजी क्षेत्र के बैंकों ने सीमा से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन या निकासी पर ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने का बड़ा फैसला किया है। ये नया नियम 1 मार्च से लागू हो गया है। कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में नोटबंदी के बाद इसे एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। सरकार की कोशिश इसके जरिए नकदी में होने वाले लेन देन को कम से कम करने की है। नियम के मुताबिक अगर आप HDFC बैंक के खाताधारक हैं और ATM से ज्यादा निकासी करते हैं तो आपको 5वीं निकासी पर 150 रुपए का शुल्क भुगतान करना होगा। बैंक ने फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या 5 से घटाकर 4 कर दी है। वहीं नॉन फ्री ट्रांजैक्शन के लिए फीस को भी 50% बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया गया है। ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने भी कैश ट्रांजैक्शन पर फीस लगाने का फैसला किया है। ICICI बैंक के नए नियम के मुताबिक 4 ट्रांजैक्शन से ज्यादा करने पर न्यूनतम 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन देने होंगे। एक्सिस बैंक प्राइवेट सेक्टर का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, जो कि 1 लाख प्रति माह या फिर ब्रांच से 5वीं बार निकासी पर 150 रुपए या प्रति 1000 रुपए पर 5 रुपए का शुल्क वसूलेगा। आम लोगों की जेब सिर्फ यही नहीं कटेगी। देश का सबसे बड़ा बैंक SBI 1 अप्रैल से होम ब्रांच में हर महीने 3 से ज्यादा फ्री कैश ट्रांजैक्शन नहीं करने देगा। अगर आपका सेविंग अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में है तो आप महीने में 3 बार ही कैश ट्रांजैक्शन फ्री कर पाएंगे। इससे अधिक कैश ट्रांजैक्शन न करने पर आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए 50 रुपए और सर्विस चार्ज देना होगा। SBI ने 1 अप्रैल 2017 से ये नियम लागू करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आज उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाट दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। संसद का घेराव कर राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का भी कार्यक्रम है। हरियाणा सरकार द्वारा जाटों से किए गए अन्याय पर एक ज्ञापन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सौंपा जाएगा। सरकारी नौकरियों और राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए हरियाणा के आंदोलन कर रहे जाट अपनी रणनीति भी तय करेंगे। अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने सभी से अपील की कि लोग अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियों का रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि दिल्ली बॉर्डर पार करने में कोई परेशानी न आए। जाट नेताओं ने अपील की कि शादियों में डीजे का इस्तेमाल न हो, साथ ही शराब पर पाबंदी और हथियारों के प्रदर्शन पर भी पाबंदी लगने की अपील की। मृत्यु भोज न कराने की गुजारिश की गई। यशपाल मलिक ने कहा कि सरकार से गोली लगने से घायल 2 लाख, किसी अन्य हथियार से घायल होने पर 1 लाख और सामान्य घायल को 50,000 रुपए मुआवजे की मांग हुई थी, लेकिन सरकार ने 1,50,000 और 25,000 रुपए बतौर मुआवजा दिया था। जाटों से बातचीत के लिए सरकार द्वारा गठित कमेटी से अगली वार्ता होने पर यह मांग रखी जाएगी। पिछले साल के जाट आंदोलन के हिंसक रूप ले लेने की वजह से हरियाणा में 30 लोग मारे गए थे और करोड़ों रुपए के सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था।
बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और छठी जेपी एससीपीटी परीक्षा में आरक्षण का पालन नहीं किए जाने के विरोध में जेवीएम समेत राज्य के कई छात्र संगठन आज राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और राजभवन तक मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। और आइए सीधा रुख करते हैं रांची का। रफी समी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अब रफी, जानना चाहेंगे इसके अलावा और भी क्या बड़ी खबरें रांची से? जी, अगर झारखंड की बड़ी खबरों की बात करें तो जैसा कि झारखंड में शिक्षक नियुक्ति बहाली के विज्ञापन में बड़े पैमाने में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आज झारखंड विकास मोर्चा राजभवन के पास हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसे लेकर राज्य भर से झारखंड विकास मोर्चा के कार्यकर्ता के साथ साथ जो छात्र हैं जो लगातार शिक्षक नियुक्ति में विज्ञापन में बड़े पैमाने की गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, शामिल होंगे और जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि ये जो गड़बड़ियां हुई है इसे सरकार दुरुस्त करे। जी। इसके साथ साथ लगातार छात्रों का आरोप लगातार चला आ रहा है कि एक तो झारखंड में सरकार ने काफ़ी लंबे समय के बाद शिक्षक नियुक्ति बहाली प्रक्रिया स्टार्ट की है, विज्ञापन स्टार्ट किया शुरू किया है और उसमें भी गड़बड़ी रखी है, जिसको लेकर के काफ़ी रोष है और विरोध लगातार पिछले कई दिनों से होता चला आ रहा है। और इसके साथ साथ लगातार शिक्षकों का आरोप है कि जैसा कि झारखंड में शिक्षक नियुक्ति को लेकर के सरकार ने कवायद स्टार्ट किया है वो पूरी तरह से गलत है। जो शिक्षकों ने नियुक्ति के लिए जिस तरह से जो 2 सब्जेक्ट मांगे गए हैं वो पूरी तरह से गलत है। लगातार आरोप लगातार चला रहा है और इनकी मांग है कि इन विज्ञापन में जो गड़बड़ी हुई है उसे वापस ले सरकार, दुरुस्त करे सरकार, उसके बाद शिक्षक नियुक्ति बहाली करे। विज्ञापन बिल्कुल रफी, हमारे साथ बने रहिएगा। इधर रांची में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मंत्रियों के कार्यकर्ता दरबार के तहत आज ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा और स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी कार्यकर्ता दरबार लगाकर पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे। गौरतलब है कि सरकार और संगठन की दूरी को कम करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश पर बीजेपी कार्यालय में मंत्रियों का कार्यकर्ता दरबार लग रहा है और इसी कड़ी में बुधवार को समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी सुनी थी। रफी जुड़े हुए हैं। रफी, जानना चाहेंगे आपसे, कार्यकर्ताओं की दिक्कतें सुनी गई हैं, किस तरह से इस पूरे मसले को बीजेपी ले रही है? जैसा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश पर लगातार मंत्रियों का कार्यकर्ता दरबार जारी है। पिछले कई दिनों से कार्यकर्ता दरबार बीजेपी मुख्यालय में मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है रघुवर सरकार के वो बैठ रहे हैं और कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं के बीच की जो दूरी है, जो फासले बढ़े हैं उसे ख़त्म किया जा सके और उनकी समस्या सुना जा सके, उनका राय लिया जा सके। इसी के तहत आज जो है स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा आज कार्यकर्ता दरबार लगाएंगे। इससे पहले भी कई मंत्री कार्यकर्ता दरबार लगा रहे हैं, जिसमें कहीं न कहीं ऐसी भी बातें देखने को मिल रही है कि कोई ऐसे मंत्री है जो इन कार्यकर्ता दरबार में मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन करते हुए पहुंच रहे हैं और कुछ ऐसे मंत्री हैं जो। बहुत बहुत शुक्रिया रफी आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। अब आपको एक ऐसी बच्ची के पास ले चलते हैं जिसे उसके माता पिता की एक छोटी सी लापरवाही ने अपंगता तो दी ही, साथ ही इलाज के बहाने उसके माँ बाप उसे अस्पताल ही छोड़कर चले गए और आज तक उसे मिलने नहीं लौटे। जन्म मोहे बिटिया न की जो। माँ, तुम कहाँ हो? तुम क्यों नहीं आती मेरे पास? देखो पापा भी मेरा हाल चाल पूछने अब नहीं आते। तुम दोनों ही तो मुझे अस्पताल लेकर आए थे इस उम्मीद में कि मैं जल्द ही अपने पैरों पर खड़ी होकर चल सकूंगी। फिर भला आखिर मुझसे क्या गलती हो गई जो अब तुम दोनों ही मेरे पास नहीं आते? दून अस्पताल के वार्ड नंबर 11 की बेड पर लेटी 10 साल की बच्ची शिवानी अक्सर आंखों में आंसू लिए अकेले में तन्हाइयों के बीच रोने लगती है। पर अफसोस, जिन माँ पापा को बेटी आंखों में आंसू लिए याद करती है वो अब उसके पास आने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसके माँ पापा शिवानी के पोलियो का इलाज कराने के लिए बेटी को दून अस्पताल लेकर तो आए, लेकिन फिर वहाँ से उससे पीछा छुड़ाकर दूर चले गए। कितने टाइम से यहाँ पर? 2 साल से। अच्छा, घर से कोई आया तुमसे मिलने के लिए? ना, अभी भी कोई नहीं आया। अच्छा, अंकल आते हैं देखने के लिए।
दर्द हो रहा है अभी भी पाँव में जैसे? हाँ, अभी पट्टी करने में बहुत दर्द हुआ। बस कहते पट्टी डेली होना चाहिए। और कल वो देखेंगे पट्टी खोल के ना, घाव देखेंगे ठीक हुआ कि नहीं, फिर ऑपरेशन हो जाएगा। अगर वक्त पर पोलियो का टीका लग गया होता तो शिवानी भी शायद दूसरे बच्चों की तरह पैरों पर खेल रही होती। आखिरकार उसके माँ बाप ने उसकी बीमारी को लेकर लाख जतन किए, लेकिन जब वो ठीक नहीं हो सकी तो उसको अस्पताल में छोड़कर चले गए और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पापा थे, पापा भाई बहन को लेकर चले गए। अच्छा, यहाँ कब से अकेले हो? मैं, बहन आती थी जब तो मम्मी पापा थे। जब मैं यहाँ आई और पापा आते थे 2-4 दिन आए थे। फिर जब पता चला, अंकल आए पड़ोस में, जो अंकल ने मुझे भर्ती करवाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरे पापा रात सामान पड़ोस के घर में रख दिया और रात को चले गए भाई बहन को लेकर। कोई मिलने नहीं आता भैया? आते हैं। कौन आता है? वो कोई आते हैं, दीदी भैया कोई आते रहते हैं। मम्मी मतलब पापा नहीं आते हो? नहीं, पापा मम्मी कोई नहीं आते। जिन्होंने भर्ती करवाई वो आते हैं देखने। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। चिकित्सकों का कहना है कि बच्ची के उस पैर को काटना पड़ सकता है। हड्डी तक इन्फेक्शन पहुंच चुका है। हड्डी इन्फेक्शन के लिए क्योर करने लिए एंटीबायोटिक चला रखी है। मेरी डॉक्टर सोन से बात हुई है, कोई प्लान नहीं है कि उसका हम पैर काटें, उसको क्यूरेट करके क्या कहते हैं हड्डी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भले ही उसके माँ पापा उसे छोड़कर चले गए हो, लेकिन सामाजिक संस्थाओं ने शिवानी के ऑपरेशन को लेकर हाथ आगे करना शुरू कर दिया है। कई सारी उम्मीदें हैं कि किस तरह से इस बच्ची को बचाया जाए, क्योंकि माँ बाप जो है वो छोड़ के जा चुके हैं। और किस तरह से ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप उन्हें छोड़ जाते हैं, उनकी जिंदगी आगे बहुत मुश्किल होती है और ऐसी जिंदगी को जीने के लिए उनको किसी के सहारे की जरूरत होती है। अब देखते हैं कि कौन सामने आता है, क्योंकि जरूरत है इसको कि कोई सामने में आए और इसकी मदद करे। मेरे सहयोगी दीपक जेट्टी के साथ में योगेश सेमवाल, APN न्यूज, देहरादून। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऋषिकेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7 दिवसीय योग महोत्सव को संबोधित करेंगे। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में 1 हफ्ते तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज 1 मार्च को हो गया है। राज्यपाल के पाल ने योग महोत्सव का शुभारंभ किया। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, गढ़वाल मंडल विकास निगम और परमार्थ निकेतन आश्रम के संयुक्त तत्वावधान में महोत्सव 2017 का आयोजन किया गया। ये योग महोत्सव 7 मार्च तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में इस बार बहुत कुछ खास है। ऋषिकेश को योग जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों कहा जाता है, लेकिन सन 1990 में ऋषिकेश को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कराने का गौरव प्राप्त हुआ। 1999 में उत्तर प्रदेश सरकार ने परमार्थ निकेतन को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की मेजबानी दी और योग महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली। तीर्थनगरी ऋषिकेश योग की जननी कही जाती है। महर्षि पतंजलि से लेकर महर्षि महेश योगी, स्वामी राम जैसे बड़े संत तीर्थनगरी ऋषिकेश की ही देन है। बाबा रामदेव हो या श्री श्री रविशंकर, सबका यहाँ से गहरा नाता है और योग के लिए देश विदेश से पूरे साल भर विदेशियों का आगमन तीर्थनगरी में बना रहता है। इस साल 93 देशों से 1200 विदेशी मेहमान ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और गंगा किनारे योगाभ्यास करना विदेशी योग साधकों के लिए सबसे सुंदर अनुभव साबित हो रहा है। वेकअप जिंदगी में फिलहाल इतना ही।